नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुषमा जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए रोती जा रही थी। किसी भी पत्नी के लिए यह दिन आसान नहीं होता है। ना जाने कितने साल बीत गए उन्हें गए हुए, लेकिन आज भी सुषमा जी के दिल में उनके पति की एक एक यादें बसी हुई है। तभी उनकी बहू कमरे में दंदनाते हुए आई और उनके मुंह पर अपनी एक मैली सी पुरानी साड़ी को फेंकते हुए बोली, बंद कीजिए यह रोना धोना और इसे पहनकर बाहर आइए। पंडित जी आते ही होंगे, उससे पहले बहुत सारे काम बाकी हैं। वह क्या, अब मरा हुआ वह बूढ़ा करेगा? सुषमा जी बोली, बहू तुम लोग ऐसा मत करो। मेरा दिल कह रहा है किशोर जी जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। माँ, आप फिर से वही नाटक लेकर बैठ गए। उस दिन तो आपको उनके मृत शरीर की फ़ोटो अखबार में दिखाई थी ना। यह क्या नई नवेली बहू की तरह पति की रट लगाए आंसू बहाए जा रही हैं? सुषमा जी रोते हुए बोली, तुम दोनों ने यह मेरे साथ सही नहीं किया। पहले तो मेरे पति को मुझसे दूर किया, पता नहीं कहाँ छोड़ आए, और आज वह मुझसे उनका एक माँ की बदुआ है। तुम लोगों को, तुम भी कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। जिस तरह मैं अपने पति के विरह में तड़प रही हूँ, तुम लोगों को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। रेखा बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरा भी यही टेटवा दबा दूंगी। चल अब चुपचाप जूठे बर्तन साफ कर। जाकर संकेत बोला, अरे माँ, उस बूढ़े की आत्मा की शांति के लिए घर में लोगों को भोजन खिला रहे हैं, पंडितों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा दे रहे हैं। यह क्या कम है? रेखा ने सुषमा जी को ले जाकर बर्तनों के ढेर पर बैठा दिया। सुषमा जी बेचारी रोते हुए बर्तन साफ करती जा रही थी और सोच रही थी कि यह लोग कितना भी कह ले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि किशोर जी यहीं कहीं हैं। मैं उनका श्राद्ध नहीं मनाऊंगी। घर में मेहमानों का आगमन होने लगा था। कुछ औरतें भी बनी ठनी खिलखिलाते हुए रेखा के घर में प्रवेश कर रही थी कि तभी उनकी नज़र आंगन में बर्तन मांज रही सुषमा जी पर जाती है। अरे रेखा, बाहर तो तेरी काम वाली बर्तन धो रही है, कहाँ से रखा है उसे? काम तो बड़े साफ तरीके से कर रही है। हमसे भी बात करवा दो। हम तो कब से एक ऐसी ही काम वाली को तलाश रहे हैं, पर हमें तो ना मिली, और तुम्हें इस मोहल्ले में आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तुमसे काम वाली का भी जुगाड़ कर लिया। अरे क्या आते के साथ इस घर के कामों को लेकर उलझ गई? कभी कुछ देर तो घर गृहस्थी भूलकर एंजॉय करो। रेखा ने कहा, हाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं, पर फिर जाना इसी घर गृहस्थी में तो है, तो उसकी चिंता तो होगी ना। उसी मोहल्ले की एक औरत ने कहा। तभी दूसरी औरत कहती है, अरे यह कोई काम वाली नहीं है, रेखा की सास है। हाँ वह बात अलग है, इसलिए उन्हें काम वाली बना कर रखा है। यह कहकर वहाँ सभी लोग हंसने लगे। पड़ोसी के इतना कहते ही रेखा बोल पड़ती है, बस बस, नज़र लगाओगी क्या मेरी खुशियों को? ऐसी किस्मत खुद से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। जरा हमें भी कोई नुस्खा दे दो ऐसी किस्मत बनाने के लिए। सारी औरतें मेहमान खाना खा रहे थे और बेचारी सुषमा जी सबके जूठे बर्तन साफ करने में लगी हुई थी कि रेखा की सहेलियां अपने जूठा बर्तन सुषमा जी को ज़बरदस्ती जूठा खाना खिलाते हुए बोली, बुढ़िया तू भी खा ले, अब हमसे तो और नहीं खाया जाएगा। दूसरी बोली, ले बुढ़िया, मेरा भी जूठा बचा हुआ खा ले। रेखा की सारी सहेलियां जबरदस्ती सुषमा जी को खिलाने लगी थी कि तभी एक जोर का तमाचा रेखा की सहेली के गाल पर पड़ा। सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। रेखा, जो अभी खिलखिलाकर हंस रही थी, वह भी आश्चर्य से उस लड़की को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सामने रखी किशोर जी की तस्वीर से कविता ने माला उतारकर फर्श पर दे मारी और उनकी तस्वीर को नमन करके दीवार पर लगा दी और सब मेहमानों के हाथ जोड़कर वहां से जाने के लिए बोली,
कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। रेखा की सहेलियां भी जा ही रही थी कि उस लड़की ने उन्हें वहीं ठहरने को कहा। रेखा और संकेत गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर यह सब करने की? और कौन हो तुम? जैसे ही वह उस लड़की को थप्पड़ मारने चली कि थप्पड़ लगने से पहले ही अतुल ने आकर रेखा अपनी माँ का हाथ पीछे से पकड़ लिया। अरे अरे माँ, यह क्या कर रही हैं? अपनी बहू का स्वागत आप ऐसे करेंगे? बहू? रेखा आश्चर्य से बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो? संकेत भी वहीं था तो वह भी बोल पड़ा, अतुल, सब मेहमानों के आगे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अतुल गुस्से में बोला, तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है पापा, दादी माँ की ज़िंदगी का, जिसे जीते जी उनके पति का श्राद्ध कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप दोनों को? सुषमा जी पोते के पास आकर झट से बोली, क्या कहा बेटा तूने? क्या सच में तेरे दादाजी जिंदा हैं? कविता सुषमा जी का हाथ थामकर बोली, हाँ दादी माँ। वह गुस्से में रेखा की ओर आंखें दिखाती हुई बोली, कोई किसी से कुछ भी क्यों न छीन ले, लेकिन उसका भाग्य, उसकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। यह लड़की क्या बके जा रही है? वह बूढ़ा तो कब का मर चुका है। संकेत और रेखा सकपकाते हुए बोले। कविता बोली, अच्छा तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कविता बाहर गई और कार में से जैसे ही किशोर जी को घर की चौखट पर लेकर आई, दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन सरक गई। सुषमा जी किशोर जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कविता अपनी सास रेखा और ससुर संकेत की तरह आंखें निकालकर बोली, दादी माँ, आरती की थाली सजाकर लाइए। दादाजी गृह प्रवेश आज पूरे मान और सम्मान के साथ होगा। इस घर में कविता ने दादी माँ और दादाजी को आरती उतारी तो अतुल और कविता की भी आंखें भर आई। अतुल बोला, कविता, तुम दादा दादी को उनके कमरे में लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। कविता दोनों को उनके कमरे में लेकर चली गई। रेखा बोली, यह सब क्या है? तूने शादी कब की? और आज 6 महीने बाद तेरा चेहरा देख रही हूँ। आज तो 6 महीने बाद मेरा चेहरा फिर से दिख गया, आगे तो वह भी शायद नसीब ना हो। अतुल ने कहा, यह कैसी बातें कर रहा है तूने बेटा? आंटी, आप लोगों के बच्चे तो होंगे ही? अतुल ने वहाँ मौजूद सभी औरतों से पूछा, जिस पर एक औरत को छोड़कर सभी ने हाँ कहा। जिस औरत ने हाँ नहीं कहा उसका नाम कमला था और उसे कोई बच्चा नहीं था। अच्छा हुआ आंटी जो आपका कोई बच्चा नहीं है, वरना वह मेरी तरह एक दिन अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देता। अतुल ने गुस्से में कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा तूने? कब हमें वृद्धाश्रम भेजा? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। भेजा तो नहीं अभी, पर अब सोच रहा था, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। जैसे अपने दादाजी दादी से कितनी बेदर्दी से अलग कर दिया था। अतुल के मुंह से यह सुनते ही रेखा सकपका जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अतुल को कैसे पता चला। वह क्या है ना आंटी, यह इस घर में बुजुर्गों को रखने का रिवाज नहीं है। जब तक उनके हाथ पैर सलामत रहेंगे तब तक उन्हें रखा जाता है। जैसे ही वह कमज़ोर पड़ जाएंगे वैसे ही उनके यहाँ से विदाई दे दी जाती है। तू यह सब क्या बोले जा रहा है अतुल? वह भी मेहमानों के सामने। इतने दिनों बाद घर आया है, कहाँ अपनी माँ के गले लगेगा और कहाँ तू ऐसी बातें कर रहा है? रेखा ने कहा, माँ, ऐसी बातें सुनकर आपको बुरा लगा क्या? पर क्यों? यह तो हमारे परिवार का रिवाज है ना, जिसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। और फिर सभी औरतों से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और दोबारा यहाँ कदम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी सहेलियाँ अपना अपना मुंह लेकर वहाँ से चली गई। अब बता, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आज मेहमानों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की तूने। बाहर रखकर क्या आया है तू? अपने संस्कार ही भूल गया। रेखा ने कहा, क्यों माँ,
अभी जब आपने दादी की पहचान नौकरानी कहकर अपनी सहेलियों से करवाया, तब आपके संस्कार को क्या हो गया था। और दादाजी बेचारे अकेले इस उम्र में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और यहाँ दादी काम कर रही थी। आपको एक नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए दादी को यहाँ रखा और दादाजी को बहुत समझाकर घर से निकाल फेंका। अब तो आप लोगों को भी उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए, ताकि उस समय आप लोगों को झटका ना लगे। अतुल ने गुस्से में कहा। इतना कहकर वहाँ से अपने दादा दादी के कमरे में चला गया और उनके कदमों में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे होते हुए आपके साथ यह सब हुआ। सुषमा जी बोली, बेटा, मुझे पता था कि किशोर जी को कुछ नहीं हुआ है, पर यह लोग जीते जी उनके श्राद्ध मना रहे थे। जिस बेटे के मुंह से कभी हमने एक निवाला तक नहीं छीना, उसने अपनी माँ की जिंदगी से सुख चैन सब छीन लिया था। सुषमा जी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। कविता सुषमा जी के आंसू पोंछते हुए बोली, मत रोइए दादी माँ, जितना रोना था आप रो लिए, अब रोने की बारी उन लोगों की है। सुषमा अचानक से पूछी, अतुल, क्या सच में यह मेरी पोता बहू है? किशोर जी बोले, हाँ सुषमा, इसी बच्चों के कारण तो मैं आज तक जिंदा रहा। यह नहीं होती तो कब का मैं दुनिया को छोड़ चुका होता। जिस बेटे के लिए हमने इतनी मिन्नतें की, न जाने कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका, वही बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। कहते कहते किशोर जी अपने अतीत की ओर खोए चले गए। पापा, घर की मरम्मत करवानी है, हर कमरे की छत टपक रही है। यह घर बहुत पुराना भी हो गया है, इसकी मरम्मत में काफ़ी खर्चा है। अभी तो अतुल को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, उसमें अलग ही खर्चे हैं, तो मुझसे अभी यह खर्चा तो नहीं हो पाएगा। संकेत ने अपने पिता से कहा। पिता रिटायर मास्टर अभी अपनी सारी जमा पूंजी इस घर को बनाने में खर्च कर चुका है। अभी तो मेरे पास भी इस घर की मरम्मत का खर्चा नहीं है, किशोर जी ने कहा। पापा जी, मैं क्या कह रही थी, अगर हम यह घर प्रमोटर को दे दे तो वह हमें एक फ्लैट और कुछ पैसे भी देंगे, जिससे हमें इस घर की मरम्मत पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से एक नया फ्लैट भी मिल जाएगा। क्या हमारी इतनी बड़ी ज़मीन में से हमें बस एक फ्लैट ही देंगे? यह तो घाटे का सौदा होगा बहू। पापा जी, आप ज़रा सोचिए, अगर हम इस घर की मरम्मत करने जाएं तो लाखों का खर्चा होगा, जो हमारे पास अभी नहीं है, और टपकती हुई छत से परेशान भी हैं। तो इस वक्त तो यही सही रहेगा। देखिए जी, सही तो कह रहे हैं बच्चे, अभी हम लाखों खर्च करने के हालात में नहीं हैं, और सालों साल यह घर और भी कमज़ोर होता जाएगा। ऐसे में बहू ने जो सुझाया वही बेहतर लग रहा था। सब के इतने कहने पर किशोर जी इस बात से राज़ी हो जाते हैं, और अगले दिन ही संकेत कागजात लेकर आ जाता है प्रमोटर के पास। किशोर जी उतना पढ़े लिखे तो नहीं थे कि वह उन कागजात को पढ़ पाते, और बेटे पर विश्वास करने की कोई खास वजह भी नहीं थी। इसलिए किशोर जी उन कागजात पर अपने दस्तखत कर देते हैं। पर तभी से उन्होंने अपने दुख भरे जीवन की शुरुआत की, मानो अर्जी दे दी। एक दिन किशोर जी और सुषमा जी बैठे बैठे चाय पी रहे थे। घर पर कोई नहीं था। रेखा बाजार गई थी, संकेत दफ्तर, और अतुल अपने किसी दोस्त के घर। सुषमा जी चाय बनाकर बैठी ही थी कि रेखा बाजार से आ जाती है, और आते ही सुषमा जी से कहती है, मम्मी जी, जल्दी से मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आइए, बाहर बहुत गर्मी है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेखा अपनी सास को कोई आदेश दे, पर आज रेखा के इस बात से किशोर जी और सुषमा जी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि तभी रेखा ने फिर से कहा, क्या हुआ, बहरी तो नहीं है आप?
जो मेरी बात सुन नहीं पाई हो। क्या हुआ तुम्हें आज बहू, जो अपनी सास से इस लहजे में बात कर रही हो? तो किस लहजे में बात करूं? आप दोनों का पूरा दिन और काम ही क्या है, खाना और सोना। अभी भी तो बैठ बैठ कर दोनों चाय ही पी रहे हो। फिर मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। इससे पहले किशोर जी कुछ और कहते, सुषमा जी कहती है, ठीक है बहू, लगता है बाहर गर्मी से तुम काफ़ी थक गई हो। ठीक है, मैं बना कर ले आती हूँ। ओहो, याद आया, नींबू तो ख़त्म हो गए हैं। कल ही तुम्हारे पापा जी को दूध फाड़कर छेना बनाकर दिया था। मैं तुम्हारे लिए नमक चीनी का घोल ले आती हूँ, गर्मी में वो भी राहत पहुँचाती है। क्या नींबू ख़त्म हो गया? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, आप दोनों के रहते हुए मुझे राहत मिल सकती है भला? रेखा ने कहा। बहू, बहुत हो गया तुम्हारा, बड़े छोटे का लिहाज बिल्कुल भी भूल गई हो क्या? आज तुम्हें हो का गया है जो ऐसी बातें कर रही हो? आने दो आज संकेत को, फिर सारा मामला ही सुलझ जाएगा, किशोर जी ने कहा। फिर संकेत के आने के बाद किशोर जी उसे कहते हैं, बेटा, पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है, कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। पापा, अब पूरा दिन आप दोनों बैठकर पलंग तोड़ेंगे तो कोई भी तो कहेगा ना। क्या गलत कहा रेखा ने? उसे अपनी पति की मेहनत दिखती है और उसे बुरा लगता है जब कोई उसके पैसे को यूं ही उड़ाए। ऊपर से बेचारी थक कर बाजार से आई तो घर पर एक नींबू भी नहीं है, तो स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही। तो इसका मतलब तू भी उसी की तरफ हो गया है। ठीक है, जब तेरे माता पिता अब तुझ पर बोझ बन गए हैं तो फिर चला जा अलग रहने यहाँ से। हम अपना देख लेंगे, तू भी अपना देख लो। हम कहाँ जाएंगे पापा? अपने घर को छोड़कर जाएंगे तो आप लोग यहाँ से। मत भूलिए, यह घर मेरा है। तो तू किस हक से हमें निकाल सकता है? पापा, यह घर आपका था और उस दिन जो आपने अपना साइन उस प्रमोटर वाले कागजात को समझकर किया था, वह दरअसल इस घर के कागजात थे। मैं तो कब से आप दोनों से छुटकारा पाना चाहता था और कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिससे आपसे पीछा भी छूट गया और यह घर मेरे नाम भी हो जाएगा। वाह बेटा, क्या सिला दिया अपने माता पिता के लाड़ प्यार का। जो माता पिता तुझे पूरे दुनिया के धोखे से बचाता रहा, आज उसी को धोखा दे दिया तूने। पापा, आपने वही किया जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करता है। यह मत सोचिए कि आपने कुछ महान काम किया है, उल्टा मेरे ही कंधे पर बैठकर खा रहे हैं, वह भी कितने दिनों से। पर अब बहुत हो गया, मैं अब और आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। मुझे अतुल को बाहर भेजकर पढ़ाना भी है। फिर सुषमा जी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि रेखा ने उन्हें एक चाटा लगाकर कहा, बस कर बुढ़िया, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कहा वैसा कर, वरना तो अब तक जो नहीं हुआ वह भी हो जाएगा। किशोर जी और सुषमा जी बिल्कुल स्तब्ध होकर अपने कमरे में चले गए और फिर उस दिन वह दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरे दिन बिना कुछ खाए बैठे रहे, पर किसी ने उनसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। अगली सुबह अतुल अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला था, इसीलिए वह दादा दादी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। सुषमा जी जब दरवाज़ा खोलती है तो अतुल उनसे पूछता है, क्या हुआ दादी, दरवाज़ा क्यों बंद किया है आपने? अच्छा छोड़िए, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई कर कुछ बड़ा कर पाऊँ और जब मैं घर वापस आऊँ आप लोगों का गर्व हो मुझ पर। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज एक बात तुझे कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना।
चाहे जितना पढ़ लिख लेना, पर अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ना। कभी किसी को धोखा मत देना और अपने माता पिता का अनादर कभी मत करना। किताबी ज्ञान तो हमें रोजगार दिलाता है, पर सामाजिक ज्ञान हमें जीना सिखाती है। जाओ बेटा, खूब तरक्की करो और जब वापस आओ तो अपने माता पिता का सहारा बनो। किशोर जी ने अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, सिर्फ मम्मी पापा ही क्यों, आपके और दादी का भी मैं सहारा बनूंगा। अतुल ने कहा, शायद इसकी नौबत ही नहीं आएगी। किशोर जी ने कहा, क्या क्या कहा दादाजी आपने? कुछ नहीं बेटा, अच्छा खूब मन लगा कर पढ़ना और अपने इस बूढ़े दादा की सीख को याद रखना। उसके बाद अतुल चला गया और इधर एक दिन संकेत अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, जल्दी से आप दोनों अपने कपड़े ले लीजिए। आज शाम को ही आप दोनों को चलना है वृद्धाश्रम। बेटा, मेरी एक प्रार्थना है, अपनी माँ को वहाँ मत भेज। मैं चला जाता हूँ। इस उम्र में अपनी माँ को वहाँ मत भेज, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे। इस उम्र में तुम्हारी माँ कैसे वहाँ खुद को संभाल पाएगी। तुझे घर के कामों के लिए भी एक नौकरानी तो चाहिए होगी ना, तो उसी के लिए इसे यहाँ रख ले। पगार के नाम पर तू इसे 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़े दे देना, इतना तो तू कर ही सकता है। लाचार और बेबस किशोर जी ने बिलखते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं जी आप वहाँ रहेंगे और मैं यहाँ? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? मैं भी चलूँगी वहाँ। आप जिस हालात में रहेंगे मैं भी रह लूँगी। नहीं सुषमा, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। जो औरत अपने घर से कभी किसी के घर जाकर एक दिन भी नहीं रुकी, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार के यहाँ भी, क्योंकि उसे और कहीं नींद नहीं आती, तो वह वहाँ कैसे रह पाएगी। तुम यहीं रहो और अपना ध्यान रखना। हमारा क्या है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव चल रहे हैं, बस उसे सुकून से पार कर अपने सफ़र को अंत करना है। बस अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही चल रहे हैं, संकेत ने कहा। अजी सुनिए जरा, यह कहकर रेखा संकेत को एक किनारे बुलाती है और कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी, मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। घर के सारे काम वैसे भी मुझसे अकेले नहीं होते हैं। हम जब नए घर में जाएंगे तो घर जमाना भी है, तब तक बुढ़िया की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रेखा की इस बात से संकेत सिर्फ अपने पिता को ही ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर सुषमा जी नहीं मान रही थी, जिसे किशोर जी ने अपनी कसम देकर सुषमा जी को मजबूर कर दिया। इस उम्र में जहाँ दोनों साथ रहकर अपना सुख दुख बांटते, वहीं आज दोनों को अलग कर दिया गया, और अलग भी उसने किया जिसके आने पर दोनों कभी अपना रिश्ता और मजबूत होने की खुशियाँ मना रहे थे। किशोर जी ने जाने से सुषमा जी बिल्कुल टूट गई थी। वह दिन भर मशीनों की तरह काम करती और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती रहती, और संकेत से अक्सर ही किशोर जी से मिलवाने को ले जाने के लिए कहती, पर संकेत कभी उनकी बात नहीं मानी। उधर संकेत ने वह मकान बेचकर एक नया मकान भी ले लिया। इधर संकेत और रेखा तो खुशी के गीत गा रहे थे, और उधर दोनों पति पत्नी बड़े ही दुख में बिता रहे थे। वहाँ किशोर जी रूखा सूखा और बिना कोई सुख सुविधाओं के जीवन बिताना पड़ रहा था। उस झोपड़ी में वह जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो जाते, जहाँ ना तो पंखा था और ना ही बाथरूम। बाथरूम के लिए भी उठकर अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती थी, पर उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। उस झोपड़ी में अच्छा खाने को तभी नसीब होता था जब किसी अमीर के बच्चे का जन्मदिन आता था, पर आज कई दिन बीत गए थे उन्हें खाना खाए हुए। उसी की तलाश में दर दर भटक रहे थे कि तभी
कविता अपनी ड्यूटी से लौट रही थी तो किशोर जी बेसुध सी हालात में उसकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, बाबा आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा। बाबा आपका घर कहाँ है? चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। किशोर जी नम आँखों से बोले, मेरे बेटे ने ही मुझे बेघर कर दिया, मेरा कोई घर नहीं है। बेटा तुम्हारे घर अगर किसी नौकर की ज़रूरत हो तो क्या वह काम इस बूढ़े को मिल सकता है? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। किशोर जी हाथ जोड़कर बोले तो कविता मना नहीं कर पाई। उसने अपने घर में उनका गार्डन का काम दे दिया जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वह हम पर बोझ हैं। धीरे धीरे किशोर जी को वहाँ मन लगने लगा था। कविता को भी उनके अपने दादा की छवि दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब अतुल कविता के घर उससे मिलने पहुंचा तो वहां अपने दादाजी को देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। दादाजी आप यहाँ? क्या बोल रहे हो अतुल? अतुल ने दौड़कर किशोर जी को गले से लगा लिया। हाँ कविता, यह मेरे दादाजी हैं। पर वह यहाँ कैसे? कविता ने पहले तो किशोर जी के पैर छुए तो किशोर जी ने आश्चर्य से देखने लगे। अतुल बोला, दादाजी आपकी होने वाली पोता बहू है। किशोर जी ने कविता के सिर पर हाथ रखे। अतुल बोला, पर दादाजी आप यहाँ कैसे और दादी कहाँ है? किशोर जी ने सारी सच्चाई बताई तो अतुल के भी पैरों तले जमीन सरक गई और वह अपने मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए ठान लेता है। वह लगभग 6 महीने पहले अपने घर आया था और तभी वह अपने दादाजी के बारे में अपने पापा से पूछता रहा। हालांकि उसे सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए जब संकेत ने कहा कि दादाजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उसने और कोई सवाल नहीं किया और वापस चला गया। वापस तो वह आ गया था, पर कुछ तरकीबें और कुछ योजनाएं अपने साथ लेकर। उस दिन अतुल की ऐसी बातें सुनकर संकेत ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया, जिस पर अतुल ने कहा, पापा मैं दादाजी से वादा किया था कि मैं उनका सहारा बनूंगा और आज मैं उनको उनका हक दिलवाऊंगा। आज इस घर के असली मालिक आ गए हैं। तभी पीछे से किशोर जी अंदर आते हैं। बेचारे इतने दुबले से मुरझाए से लग रहे थे। अपने कमजोरी में लड़खड़ाते हुए वह अंदर आए, जिसे देखकर सुषमा जी फफक फफक कर रोने लगी। यह सब क्या है अतुल? किसे पूछकर इन्हें यहाँ लाए हो तुम? संकेत ने कहा, अब इस घर के मालिक को अपने घर ही आने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए पापा। आपको याद है 6 महीने पहले आपसे अपने कॉलेज के कागज़ पर साइन करवाया था। वह कागज़ इस घर के थे, ना कि मेरे कॉलेज के। उस दिन ही अपने दादाजी के नाम पर यह मकान कर दिया था। अब दादाजी आप फैसला कीजिए, इन्हें कहाँ भेजना है। संकेत तू अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, पर पता नहीं कैसे तू एक अच्छा पिता जरूर बन गया। इसने जाते वक्त मुझसे कहा था यह हमारा सहारा बनेगा, और इसने ऐसा कर भी दिया। आज इसने मुझे यह घर वापस देकर मेरा सहारा बना। किशोर जी ने अपने बेटे बहू दोनों को घर से निकाल दिया, फिर कभी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। दोनों बेटे बहू बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन किशोर जी आज नहीं माने। रेखा और संकेत अतुल से हाथ जोड़कर बोले, तू तो हमारा बेटा है, तू तो ऐसा मत कर। अतुल गुस्से में बोला, माँ आपका बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन अपने दादा दादी के साथ इतना गलत किया था। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझ लेना कि आपका बेटा कब का मर चुका है। अब जाइए यहाँ से और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। दोनों पति पत्नी चुपचाप वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद
किशोर जी और सुषमा जी ने अपने पोते की धूमधाम से शादी करवाई। कविता भी पूरी जी जान से अपनी दादी सास और दादा ससुर की सेवा की। अतुल को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो माँ ने ना सही, लेकिन उसकी बीबी उन्हें खुशी दे रही है। इसी बात की अतुल को तसल्ली थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।